देशबंधु कॉलेज के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने 2019-20 में ये उन लोगों ने एक चाहत दर्शाया विभाग के पास कि हम लोग का हिंदी विभाग इतना अच्छा विभाग है, लेकिन हम लोग अपने वर्कशॉप के तौर पर कि पत्रिका में कैसे लिखा जाए, पत्रिका को कैसे पब्लिश किया जाए या पत्रिका में कैसे कैसे कोई काम होता है, तो उसके लिए एक वर्कशॉप के रूप में एक पत्रिका की शुरुआत की जाए और हाथ से लिखी हुई भित्ति पत्रिका के रूप में इसकी शुरुआत की जाए। इन लोगों ने चाहत की, संजोग से तभी संजीव जी इंचार्ज थे, तो उन्होंने इनकी चाहत को देखते हुए हिंदी भित्ति पत्रिका के लिए इजाजत दी। उन्होंने टीम का भी गठन किया और बच्चे ने जितना उन्होंने उम्मीद किया था उससे आगे बढ़कर उसमें अपनी भूमिका निभाई। पहला अंक ही निकला था कि कोरोना आ गया और कोरोना के उस भीषण समय में इन बच्चों ने उसकी कंटिन्यूटी को लगातार बरकरार रखा, हाथ से लिखकर भी, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने उसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर दिया और आज तक उसकी कंटिन्यूटी टूटी नहीं है। उसमें वो लोग कुछ कविताओं को लेते हैं जो देशबंधु कॉलेज के बच्चे ही होते हैं और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के बच्चे होते हैं। वो कविताएं, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ पेंटिंग्स, कार्टून, एक रोचक तथ्य के रूप में इंफॉर्मेटिक जो तथ्य है वो, और एक साक्षात्कार लेते हैं जो कि कॉलेज, विश्वविद्यालय या साहित्य के क्षेत्र में जिनका की बेहतरीन उपलब्धि होती है, जिनका योगदान होता है, उनसे खुद परिचित होने के लिए और मैगजीन के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर को भी परिचित करवाने के लिए इंटरव्यू का भी काम करते हैं। उसी में आज 11वें अंक के लिए आपका इंटरव्यू और आपने समय दिया। ये बच्चे और बच्चों की तरफ से मैं कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं अभी BA हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हिंदी साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। और आज हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आपके समक्ष बैठ के हम संवाद कर सकेंगे और आपके विचारों से लाभान्वित कर सकेंगे। हमारे साक्षात्कार का उद्देश्य है कि आपके अनुभव, हिंदी विभाग की आपकी भूमिका और वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति के बारे में जानना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आपकी शैक्षणिक और अध्यात्मिक यात्रा में कई पड़ाव हैं, इस दौरान कई अनुभव भी मिले होंगे। इन अनुभवों का सार करके आप हमारे लिए साझा कर सकें तो बड़ी खुशी है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की एक बातचीत करने का मुझे मौका दिया। देशबंधु कॉलेज और वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों के मैं आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप लोग एक शिक्षक की शैक्षणिक यात्रा को जानना चाहते हैं। एक शिक्षक के लिए उसकी शैक्षणिक और अध्यापकीय यात्रा, उसके जीवन के विविध पड़ाव निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं और सीखने वाले भी होते हैं। कई बार अगर कोई जानना चाहे तो उसे बहुत कुछ समझा भी सकते हैं। मैंने कलकत्ता से अपने अध्यापकीय जीवन का आरंभ किया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में मुझे पहली नौकरी मिली और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब जस्ट मैंने MA पास किया था। जाहिर है कि उसी कॉलेज में जो लोग मुझे विद्यार्थी के रूप में जिन्होंने देखा था, खास करके शिक्षकों ने, वे मेरे सहकर्मी हुए जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और वे सारे नॉन टीचिंग कर्मचारी जिनको मैं चाचा और काका बोला करती थी, वे अब मेरे लिए एक कनिष्ठ सहकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। तो मुझे वो लगा ही नहीं कि मैंने वहाँ शिक्षक जीवन का आरंभ किया है। बस एक चुनौती सी रही कि बेहतरीन कॉलेज है कलकत्ते का और मुझे अपना बेहतरीन देना है। किसी वजह से मैं 6 महीने के अंदर ही दूसरी नौकरी पर चली गई और एक एक करके 3 या 4 नौकरियां मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राप्त हुई
जाहिर है कि एक व्यक्ति चारों पर काम नहीं कर सकता था, तो कई जगह मैंने ज्वाइन ही नहीं किया और अंततः 2.5 साल कुल कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद मैं शांति निकेतन चली गई। शांति निकेतन में लगभग मैंने 4.5 साल पढ़ाया और वहाँ से 4.5 साल और 2.5 साल के कुल अनुभव के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 2004 में आई। देखने में बहुत छोटी यात्रा है, कुल 7.5-8 साल की, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से चलकर शांति निकेतन और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंची। और अब लगभग 21 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हो गया। संयोग से अध्यक्ष का पदभार संभाले भी अब परसों 6 महीना हो जाएगा। एक संयोग है महज। लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो तब समझ में नहीं आती जब हम विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम का पार्ट होते हुए भी, हिस्सा होते हुए भी निर्णायक नहीं होते। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी कक्षा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती वह जगह है जहाँ से वह अपनी बात को रखता है या बोलता है। कई बार हम इस चीज़ को प्रत्यक्षतः करते हैं और कई बार सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट की तरह होते हैं और परोक्षतः उस चीज़ को न्याय के पक्ष में होता हुआ देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो मेरी लगातार ये कोशिश रही, मैंने ये अगर नौकरियों के सिलसिले को देखूं तो ये मेरी चौथी नौकरी है, तो लगातार ये कोशिश रही कि मैं जो भी कदम उठाऊं वह विद्यार्थी के हित में हो और जनतांत्रिक मूल्यों में जिस समानता और न्याय की बात की गई है, पारदर्शिता की बात की गई है, मैं उसके करीब तक पहुंचने का प्रयास करूं। ये मेरी कोशिश रही है और एक कह सकते हैं एक शिक्षक का आदर्श रहा है। मैं बहुत यथार्थवादी नहीं हूँ, मैं बहुत आदर्शवादी हूँ। ये मैं अपना दुर्गुण गुण सब मानती हूँ। तो अगर आदर्श न रखें तो यथार्थ के लिए भी हम कम ही मुस्तैद होंगे। और संयोग से मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ, तो मैंने देखा है कि शिक्षक की ज़िंदगी की जद्दोजहद क्या होती है। मैंने उस समय का जीवन देखा है अपने पिता का, जब उनको तनख्वाह बहुत कम मिला करती थी, लेकिन उन्होंने शिक्षक होना तय किया था। बहुत लोकप्रिय शिक्षक थे और बहुत ईमानदार थे, यशस्वी तो थे ही। उनके पढ़ाए विद्यार्थी देश विदेश सब जगह हैं और मैं देखती थी कि जब उनके पास बहुत सारी सिफारिशें आती थी तो वे उन सिफारिशों से कैसे निपटते थे। तो वो चीज़ें मेरी जीन्स में हैं और मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ और इसका मुझे गर्व है। मेरे पिता मुझे शिक्षक ही देखना चाहते थे, उन्होंने कभी किसी IAS IPS नौकरी के लिए मुझे उत्साहित नहीं किया, जबकि मेरे परिवार के लोग मेरे रिजल्ट को देखने के बाद सबको ये लगता था कि जिस तरह का इसका रिजल्ट है इसको तो IAS IPS या किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कभी यह इच्छा न मन में पाली, न मेरे पिता की तरफ से कोई इसके लिए प्रोत्साहन मिला। बहरहाल आज मैं जो कुछ हूँ बाय चॉइस हूँ, अपने चयन के कारण हूँ और मुझे इसकी खुशी है। निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए। अध्यापकीय जीवन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक शिक्षक के जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं वे अध्यापन के